आगे वीडियो में आप देखेंगे कि पुरोहित प्रशिक्षण शोध मिशन के 173वें ऑनलाइन बैठक में बातचीत के क्रम में एडवोकेट नंद किशोर पटेल जी ने शादियों, मरनी जियनी या अन्य धार्मिक कृतियों के फिजूल खर्ची पर बात रखी थी और वहां से मेरा एक प्रश्न उठा था। प्रश्न आप सुनिए। मेरी समझ है कि सभी लोग जो अपना परिवार चला रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, वे बुद्धिमत्ता के किसी न किसी स्तर पर जरूर हैं, मूर्ख नहीं है, निपट मूर्ख नहीं है। मैं जानना चाहूँगा कि समझदारी होने के बावजूद लोग क्यों खर्चा कर रहे हैं। जिधर नंद किशोर जी ने आगाह किया हम लोगों को कि लोग खर्चा बढ़ते जा रहा है, लोग और भी उसमें चीज़ें जोड़ते जा रहे हैं, और के सर ने फिर उनके प्रबोधन के बाद ये कहा कि खर्चा को घटना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि बुद्धिमत्ता का एक स्तर होने के बावजूद भी लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। आगे वीडियो में मेरे मूल प्रश्न पर इस बैठक में शामिल कई वक्ताओं ने अपने अपने तर्क रखे कि क्यों ऐसा है, वो आप सुनेंगे। लेकिन इसके अलावा भी मैंने ऑफलाइन भी कई लोगों से व्यक्तिगत रूप से बातें की कि ये अगर समस्या है तो इसका क्या कारण है, और लोगों ने, आप सुनिएगा, मैं लोगों का नाम लेके बताऊंगा कि कहाँ कहाँ के लोग उन्होंने क्या क्या कहा। ये रिप्रेजेंटेटिव है, कोई फाइनल नहीं है, लेकिन इस पूरे वीडियो को मैं प्रश्न के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे प्रश्न होंगे और उनका उत्तर आप कमेंट्स में बना सकते हैं। आगे आप वीडियो देखिए। जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरा यह कहना है कि जैसे ज्यादातर शादियां अभी जो हो रही, तो शादियों में हम लोग अभी उस वे में नहीं ले रहे। अभी शादियां होती थी पहले, तो जब माता पिता किसी बच्ची को देखने जाते थे, 150 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए जो भी दे देते थे, वहां से वो छेका हो जाता था। आज के डेट में क्या है, रिंग सेरेमनी होगा, तो आधा जितना शादी में अगर 10 लाख खर्चा हो रहा है, तो रिंग सेरेमनी में कम से कम 2 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा होना ही होना है। तो ये जो व्यवस्था अभी जो चल रही, इस व्यवस्था में थोड़ा सा दिखावापन ज्यादा हो गया है, और वो दिखावापन करने के बाद अपने आप को कोई भी आदमी आज के डेट में छोटा नहीं समझ रहा। उसको, हमको इसको जितना भी हो सके, घर बिक जाए, खेत बिक जाए, कर्ज लेने पड़ जाए, वो सारा चीज मंजूर है, लेकिन वो संस्कार होने चाहिए वहां, वो क्रियाकलाप होने चाहिए वहां। तो इसके तारतम्य में मेरा ये कहना है कि अभी जो शादियों का चलन बढ़ा है, ये शादी कोर्ट मैरिज के थ्रू या जो भी स्पेशल एक्ट जहां पे जैसा लागू है, तो वो शादियां करें, एक रिसेप्शन का कार्यक्रम करें। इसके बाद जो तमाम चीजें जो हो रही हैं उसके अंदर, उसको खत्म करने का प्रयास करें। एक मिशन ये भी होना चाहिए। जैसे कि एक भाई साहब अभी बोल रहे थे कि हम मृत्यु भोज को बंद किए हैं, बहुत अच्छी बात है, क्रांतिकारी कदम है उनका, उन्हें हम सैल्यूट करते हैं। मृत्यु भोज बंद होने निश्चित होना चाहिए, क्योंकि उसके घर में किसी सदस्य का जाना हो गया, फिर वहां पूरी पकवान ये सारे चीज चल रहे हैं। अगर ये ऐसा नहीं करता तो बोलेंगे कि अरे वो तो इतना भी गरीब है कि अपने माँ बाप के मरने के बाद लोगों को खिला नहीं सका। हाँ, तो मतलब तरह तरह की सामाजिक जागरूकता, इसके लिए सामाजिक जागरूकता छोटे छोटे स्तर पर होना जरूरी है, और सामाजिक बैठकें होनी जरूरी है। साथ में आदरणीय आदरणीय आचार्य भी हैं, इंजीनियर भी हैं, आदरणीय राहुल पटेल सर, आप लेखक भी हैं और बहुत ही अच्छे वैचारिक विचारक हैं। तो मैं आपको ससम्मान इनवाइट करता हूं। आपने हैंड रेज किया है, कृपया आप आएं और अपनी बात संक्षिप्त में रखें। जी, आदरणीय इंजीनियर राहुल पटेल सर। धन्यवाद के सर, सभी को नमस्कार, जोहार। अभी वकील साहब नंद किशोर जी अपनी बात रख रहे थे।
चूँकि मैं सामाजिक समस्याओं के गहराई में जाना चाहता हूँ कि वो ऐसा क्यों हैं, तो उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं उस पर थोड़ी सी विवेचना करना चाहूँगा और उनसे पूछना चाहूँगा। मेरी समझ है कि सभी लोग जो अपना परिवार चला रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, वे बुद्धिमत्ता के किसी न किसी स्तर पर जरूर हैं, मूर्ख नहीं हैं, निपट मूर्ख नहीं हैं। तो नंद किशोर बाबू को अगर इस पर, नंद किशोर जी आप अगर इस बात से सहमत हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, या किसी भी सदस्य से, प्रदीप जी हैं, निरंजन सर हैं, या कोई भी महानुभाव, आचार्य रजन प्रसाद पटेल सर हैं, के सर हैं, कि कोई भी महानुभाव जवाब दे सकता है कि मैं जानना चाहूँगा कि समझदारी होने के बावजूद लोग क्यों खर्चा कर रहे हैं। जिधर नंद किशोर जी ने आगाह किया हम लोगों को कि लोग खर्चा बढ़ते जा रहा है, लोग और भी उसमें चीज़ें जोड़ते जा रहे हैं, और के सर ने फिर उनके प्रबोधन के बाद ये कहा कि खर्चा को घटना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि बुद्धिमत्ता का एक स्तर होने के बावजूद भी लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। जी, कोई भी जवाब दे सकता है। नंद किशोर जी। मानसिक गुलामी सर, मानसिक गुलामी। जी राहुल जी, मैं बीच में टोकना चाहूंगा भी बोल सकते हैं, आपने बोला तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। इस विषय पे मैंने बहुत प्लेटफॉर्म पे बात रखी, और जो लोग इस विषय पे बोलते हैं कम से कम खर्चा करना चाहिए, जब प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ, जिनके बाहों से मैंने सुना, उनके जब मैं कार्यक्रम में गया या आप भी जाना, तो वो मैक्सिमम खर्चा करते हैं। इसका कारण मैं बता दूं। दूसरी चीज, खर्चा कम करना ये मानव के स्वभाव में है ही नहीं। यहाँ की बात नहीं कर, किसी भी दुनिया के मानव के स्वभाव में, क्योंकि खर्चा करना कोई उसका मेंटल वो नहीं रहता। उसका कारण होता है, एक मानव का स्वभाव होता है अपनी चीज को दिखाना, और उस दिखाने के उसको सिर्फ जीवन में 2-3 ही अवसर मिलते हैं। साइकोलॉजी पे हमें जाना चाहिए। ये बोलना बहुत सरल है, मैं कभी इस पक्ष में नहीं हूं कि आप खर्च करें कि ना करें, आप साइकोलॉजी को समझिए। व्यक्ति जीवन में जितनी भी मेहनत करता हो, चाहे वो कुछ भी कार्य करे, नौकरी, व्यवसाय, चोरी चपाटी, रिश्वत, जो भी हो, वो इसलिए करता है। पैसा तो दिखाने की चीज है नहीं, तो बाहर पैसा, कार्यक्रम बुलाया, पैसे वहां पर रख दिए, देखिए मेरे पास इतने पैसा है। वो किसी न किसी बहाने अपनी चीज को शो करना चाहता है। वो विवाह में होता है या कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है, जब लोग आते हैं तो समाज को शो अप करता है। तो ये मानव स्वभाव, इसलिए मैं इस विषय पे कभी नहीं बोलता, क्योंकि उसको इतनी बड़ी चीज, वो हर मामले, मेरे पास भी पैसे आ जाएंगे, मैं भी खूब बोलूंगा, और जिस दिन पैसे आ जाएंगे और मैं यदि पुरोहित मिशन का कार्यक्रम करूंगा, तो मेरा प्रयास रहेगा कि जितने अभी तक कार्यक्रम हुए हैं उससे मैं थोड़ा सा बेहतर पेश करने का प्रयास करूं। भले ही मैं बोलता रहूं कम खर्चा, तो ये इस विषय पे मैं बहुत कम बोलता हूं। मैं तो बल्कि पॉजिटिव थिंकिंग में बात करता हूं। खूब कमाओ और खूब खर्च करो, लेकिन बस थोड़े से होश में रह के करो। सबको मेरी शुभकामना है कि अच्छी मेहनत करो, मानसिक, शारीरिक, और खूब कमाओ, और समय पे तो इतिहास को उठा के देखो। युद्ध किया उसने, युद्ध में बजाए हुए पूरी ताकत लगा दी लोगों को दिखाने की जितनी क्षमता थी। मानव का स्वभाव, इसको कोई नहीं सुधार सकता है। इसको बोलने में तो हमें इसकी लाश कर रहा है। रजन सर, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि मानव की, आदरणीय राहुल सर, थोड़ी बात मैं भी कहना चाहूंगा। जी सर। रजन प्रसाद पटेल सर ने पूरा जवाब दे दिया है, और बहुत कायदे से हम सब, चाहे मनोविज्ञान पढ़े हो ना पढ़े हो, सब मनोविज्ञान को समझते हैं। मनोविज्ञान में एक नीड एक्सेप्शन है। बहुत सी हमारी नीड्स होती हैं, कुछ बायोजेनिक होती हैं, कुछ सोशियोजेनिक होती हैं। बायोजेनिक नीड्स वो है, भूख है, काम है, प्यास है, जिनका पूरा करना हमारे जीवन के लिए जरूरी है। ठीक वैसे सोशियोजेनिक नीड होती है, कुछ है हमारी उपलब्धि की आवश्यकता है, हम इसके लिए ही यहाँ पर हैं। हमारी एफिलिएशन की आवश्यकता है, संबंधन की नीड एफिलिएशन है, हम इसलिए यहाँ पर हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। वैसे नीड एक्सेप्शन की भी आवश्यकता होती है, प्रदर्शन की भावना भी होती है। हम आपके कपड़े कभी कभी हम देखते हैं, हम तो स्कूल में, महिला महाविद्यालय में रहे, हम
हमें यूनिफॉर्म लागू करना पड़ा बीए में। लड़कियां ऐसे कपड़े पहन के आती थी जो फिल्मों में दिखाए जाते थे, जिनका कोई मतलब नहीं कॉलेज आने से। तो उन्हें डिसेप्शन की भावना प्रदर्शित करते हैं। जहां तक शादी ब्याह का आदरणीय किशोर सर ने बात उठाई है, तो बड़ी विडम्बना आचार्य रजन प्रसाद सर पता नहीं सुन रहे नहीं सुन रहे। मैं तो कई शोक सभाओं में गया। शोक सभा इसलिए आयोजित की गई, वहां पे खर्चे भी कम होंगे, पकवान भी नहीं होगा। उस मृत आत्मा की शांति के लिए उसके व्यक्तित्व कृतित्व को याद करें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब वहां जाकर के देखा कि तरह तरह के नाश्ते, तरह तरह की वैरायटी, मतलब एक डीजे बज जाता तो लगता था ये शादी का कोई फंक्शन है, रिंग सेरेमनी की। निश्चित रूप से ये सब चीजें तो पेट्रोमैक्स में शादी करते थे, पेट्रोमैक्स में शादी हुआ करती थी, मतलब गैस में, और फिर वहीं चले जाए हम गैस में शादी करें। मैं तो कहता हूँ खर्चा करना चाहिए। आप खर्च नहीं करेंगे कमाएंगे। हाँ, नाजायज तरीके से हमें आपको किसी को धन अर्जित करने का कोई अधिकार नहीं है। शादी ब्याह में हर आदमी अपने हैसियत के हिसाब से, अपने उसके हिसाब से खर्च करता है, फिर भी कोशिश करता है। मैं अपना खुद उदाहरण दूंगा। मेरे 2 भाई जो नहीं रहे, जिनकी 7 बेटियां थी, उन 7 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर थी, और भाई भी हमारे। लेकिन मेरी जब अपनी बेटी की शादी हुई तो मुझे उसमें मौका मिला। वो आप ठीक है, आप कहते हैं ना समाज क्या कहेगा, डर नहीं है, लेकिन वो डर समाज, नात, रिश्तेदार जिनमें बीच हमें रहना है, उनकी बातों को सुनना, मानना, वो हमारा आपका कर्तव्य भी है। हमारे संस्कार भी यही है, हम कि बड़ों की बात सुने, बड़ों की बात समझें। मैं कहना यही चाह रहा था कि जब मेरी अपनी बेटी की शादी हुई तो शायद सबसे कम खर्चा मैंने उसमें किया, क्योंकि मुझे अवसर था। मैं हूँ, जलाई हूँ, जीवित हूँ, सक्षम हूँ, और खर्च भी 2-4 लाख और कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं। लेकिन मैंने भतीजियों वाले में तो कई बार हमारी जो सामाजिक और पारिवारिक और ऐसी समस्याएं होती हैं, वहां ये चीजें हो जाती हैं। निसंदेह हमें जहां सुख मिले। मेरी माता जी थी, पिताजी थे। पिताजी माताजी का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। माताजी बिना नहाए धोए जल नहीं ग्रहण करती थी। पिताजी चाहे नहाए हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं होता था। सत्यनारायण की कथा कभी उन्होंने मेरे माताजी के साथ कभी नहीं सुनी। माताजी अकेले सुनती थी। ये माना जाता है कि महिला अगर सधवा है तो अपने पति के साथ सुने, लेकिन कभी नहीं कहे। वो क्या कथा सुनाएंगे हम। और मैं खुद बता रहा हूँ, मैं भी बहुत शुरू से ही बहुत ऐसा रहा, बहुत क्रांतिकारी तो नहीं रहा, लेकिन विरोध में रहा। लेकिन फिर भी जब मेरे घर में यहाँ गृह प्रवेश हुआ बनारस में, सब आर्य समाज से हुआ, और एक प्रजापति जी है, उन्होंने ही इसका गृह प्रवेश भी कराया, इसका भूमि पूजन भी कराया। आज तक भी वही हवन पूजन करते हैं। लेकिन मैं अपनी माता जी की इच्छा को नहीं टाल पाया। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे यहाँ कथा हो जाए। कथा भी हमारे पंडित जी कहेंगे जो गांव से आएंगे। बताइए, काशी के पंडित कहाँ जाते हैं? हम पंडित गांव से लाए पूरा पंडित। माता जी आई, पिताजी आए, और जीवन में पहली बार मेरे अभी यहाँ एक फोटो लगी है पिताजी की। इधर वो फोटो उसी समय की है, इधर शायद दिखाई पड़ जाए, ये नीचे है बैठे। वो फोटो वही पहली बार उन्होंने जीवन में, मेरे ख्याल से उम्र उनकी उस समय 100 से थोड़ी, 100 तो नहीं रही होगी, 90 रही होगी, क्योंकि 107 साल में माता जी मरी थी, 104 साल में हमारे पिताजी एक्सपायर किए थे। 90 साल की उम्र में पहली बार वो लोग एक कथा यहाँ से। तो मेरा कोई ऐसा नहीं था आदरणीय वकील साहब नंदकिशोर सर, लेकिन हाँ, माता की भावनाओं का सम्मान करना मेरे लिए सर्वोपरि था, कि उन्हें जैसे ही मिले। तो कहने का मतलब है, हम इन चीजों को भी कई बार करते हैं। मेरा अपना खुद का स्वभाव है कि कहीं अननेसेसरी इधर उधर खर्चा करने से 10 रुपये आप किसी जरूरतमंद को देंगे, वो चाहे जैसे ही उसकी जरूरत, तो वो ज्यादा माने रखता है बजाय इसके कि आप मंदिर में चले जाएं। अभी मैं गया था, आपको ये भी बता दूं, मैं अभी महाकाल गया, महाकाल से ओंकारेश्वर गया, ओंकारेश्वर से मलमेश्वर तो बगले में है, एक वहां पर मांडू
किला है वहां भी गया, घूमा, कहीं 5 नया नहीं चढ़ाया, हर जगह दर्शन पूजन किया। मैसेज है, परिवार है, साथ में है, जाना है, आपको भी जिम्मेदारी निभानी है। थोड़े दिन यहाँ स्वामीनाथ मौर्य आए, भाजपा की गोद में खेलते रहे, तब तक उनको राम मंदिर सब बहुत याद आता रहा। जैसे छठ के इधर आए तो गोबर गणेश उनको खराब लगने लगे, फिर सुर बदले तो फिर सुर बदल गए। हमारे कहने का मतलब ये हमारी आप कम लोग जानते होंगे, मैंने देखा है रामस्वरूप वर्मा जी बहुत भी पूजा पाठ करते थे, बहुत ध्यान विचार करते थे। कभी ऐसा नहीं था कि उनके जीवनचर्या बिना पूजा पाठ के शुरू होती। हमें कोई भी, हमारे सर्वशक्तिमान जो भी है वो हमें नहीं कहती ईश्वर। मैं तो हमेशा लिखता हूँ, आप देखेंगे कभी कोई होती है तो मैं कहता हूँ प्रकृति अपनी गोद में सहारा दे, प्रकृति हमें आश्वासन दे, प्रकृति हमें ये करे, प्रकृति ईश्वर है। गांधी जी ने यही कहा है। बात मैं लंबी करने की स्थिति में भी नहीं हूँ, ना लंबा करना चाहता हूँ। आदरणीय राहुल जी की एक शंका थी, एक अच्छा जायज, उन्होंने बहुत जायज प्रश्न उठाया था कि हमें अभी पहले प्रयास में सहस्वावस्था में हमारा मिशन है, और निश्चित रूप से जब हम पुरोहित रिप्लेस कर ले जाएंगे तो हमारे पुरोहित जो है वो और चीजों की, एक ये सामाजिक क्रांति की बात है, खाली पुरोहित प्रशिक्षण की बात नहीं। हम लोग इसके जरिए बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजें अपनाई, बहुत सी चीजें किया, एक सामाजिक क्रांति ले आए। वही सामाजिक क्रांति की बात ही है जिसको आदरणीय जनार्दन पटेल सर, आदरणीय यमुना सर, कौशिक साहब और ये रंजन प्रसाद पटेल जी, आदरणीय ठाकुर साहब और हमारे निरंजन प्रसाद सिन्हा साहब लेके चल रहे हैं। बहुत बड़ी मुहिम है, पूरे राष्ट्र में चलाई जा रही है, पूरे देश के कोने कोने में, यहाँ की बंगलौर तक भी हमारे उपेन्द्र जी और सब लोग पहुंच चुके हैं। जहाँ जहाँ भी इस तरह की व्यवस्था है और अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो मुझे बस एक अनुरोध है कि हम लोग किसी धर्म की, किसी जाति की, किसी विशेष संप्रदाय की यहाँ पर वो ना करें, बल्कि हमें जो हमारा उद्देश्य है उसको पाने के लिए सतत प्रयास रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आदरणीय प्रदीप सर से अनुरोध करता हूं कि कृपया आप आए और संक्षिप्त अपनी बात रखें। आदरणीय प्रदीप सर, आपका भी हैंड रेज है। जी जी सर, नमस्कार। ज्यादा समय नहीं लूंगा। कबीर जी ने कहा, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो फिलॉसफी है ये बहुत पहले से है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नया कर रहे हैं, की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं। हमारे जन्म से हजारों साल पहले बुद्ध और कबीर की बात सिखा रहे हैं, फिर भी पब्लिक नहीं सीख रही है। बात यही समस्या यही चीज की है कि जो हम अपने समाज में अपने लोगों के बीच कबीर और बुद्ध ढूंढ रहे हैं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। मैं 2 बार कहता हूँ, हम सबको कबीर और बुद्ध नहीं बना सकते। और बात ये सिर्फ ओबीसी एसटी वर्ग की नहीं है, इस तरह की कुछ चीजें दुनिया में तमाम जगह हैं। अभी सचिन तेंदुलकर की लड़के की शादी हुई है, आप देखिए उनका मीडिया में आया होगा। क्या वो मूर्ख लोग हैं क्या? इतना भव्यता क्यों करते? वो अपना क्लास मेंटेन करते हैं। जो व्यक्ति जिस क्लास से है उस क्लास का वो पत्तल में तो खाना नहीं खिला सकते। इस तरीके से हमारे बीच में जो लोग आईएएस हैं, तो उनके जो फ्रेंड सर्किल आईएएस आईपीएस आएंगे तो क्या वो उनको पत्तल में खिलाएंगे? या जो किसान है क्या वो बफर के सिस्टम देगा? तो ये कहीं ना कहीं समस्या ओबीसी एसटी वर्ग से जुड़ी नहीं है, ये इस वर्ग की समस्या है नहीं, ये व्यक्ति के इकोनॉमिक सोशियो स्टेटस की है। हमारे वर्ग में भी अलग अलग सोशल स्टेटस, हमारे वर्ग में भी आईपीएस हैं, उनका अलग स्टेटस होगा। हमारा ही पटेल कोई भाई होगा जो किसान होगा, इसका विवाह संचालन करने का तरीका स्टेटस अलग होगा। कुल मिला के हम कहीं ना कहीं कन्वर्ज किस चीज की तरफ हो रहे हैं कि हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मतलब कि सत्ता की धुरी में हम आए। क्योंकि जब सत्ता की धुरी में हम आएंगे तभी हम जो चेंज की बात कर रहे हैं वो कर पाएंगे, जब हमारे पास पावर हो। तो कुछ दिन पहले ये भी कई मीटिंगों में चर्चा हुई है, आचार्य जी बता रहे थे कि अगर आप बस के ड्राइवर, तो स्टीयरिंग आपके हाथ में है, आप बस जहां ले जाइए वहां चली जाएगी। आप ना तो बस में बैठे हैं और ना ही बस का स्टीयरिंग आपके हाथ में। बस हम ये कह रहे हैं कि हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, ये चीज गलत है। हम चीजों को सिर्फ डिक्टेट कर रहे हैं या हम सिर्फ एक थ्योरी बना रहे हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ, हमारा बौद्धिक जो स्तर है गलत और सही का आकलन करने में सक्षम है और कहता भी है कि ये चीज सही नहीं है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि हम मासेस से डील कर रहे हैं, एक मास से डील कर रहे हैं जिस पे बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस लगातार काम कर रहे हैं।
मीडिया है, सोशल मीडिया है, पत्रकारिता है, मैगजीन है, देखा सीखी है, तो बाहरी जो जनता है वो बहुत सारी चीजों से प्रभावित हो रही। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम प्रभाव करने वाले सेंटर पॉइंट पे आए, हम उस जगह पे अपने आप को स्थापित करें जहां से हम लोगों को उनके दिमाग पे शासन कर सकें या उनको अपने चीजों पे ला सकें, या हम बता सकें भाई ये विवाह पद्धति में ये जो हम कर रहे हैं गौड़ी गणेश ये गलत है। पर ये बताने के लिए भी तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा ना। हम बाहर से कहेंगे तो हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमको उस डायनेमिक्स में घुसना पड़ेगा, वो जो चलायमान गतिमान चीजें हैं उस गति के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। उसमें प्रवेश पाने के लिए कहीं ना कहीं हमको उनकी मनोदशा में, हमारी मनोदशा ऐसी नहीं है, जो पुरोहित यहाँ पे बन रहे हैं जो दे रहे हैं उनका बौद्धिक स्तर जो जिसके यहाँ वो जजमान के यहाँ करा रहे उनके बौद्धिक स्तर का नहीं है, लेकिन वो उनके जैसे बने हुए, उनके जैसे बनना पड़ रहा है कुछ समय के लिए, ताकि हम स्टीयरिंग संभाल सके, ताकि हम उसको मार्गदर्शन उस स्थिति में ला सके कि वो हमारी बात सुने। अभी तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो जो नंदकिशोर जी का कहना है, तो उस स्टेज में आने के लिए हमको पहली सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे। अगर हमारा सीढ़ी अगर कोई सीढ़ी 100 स्टेप्स की है, आप उसको 50 स्टेप्स की कर दीजिए, बहुत से लोग नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि जब 50 स्टेप्स की सीढ़ी आप करेंगे तो 3 सीढ़ी मिला के 2 सीढ़ी मिला के आप एक सीढ़ी बनाएंगे, तो एक छोटा बच्चा उस सीढ़ी पे कैसे चढ़ पाएगा। बहुत जगह हम हॉस्पिटल में देखें रैंप बना होता है, सीढ़ी रहती है, रैंप होता है, रैंप पे सीढ़ी नहीं होती, अब बहुत छोटा स्टेप हो गया, धीरे धीरे बच्चे भी चढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो टेक ऑफ का जो पोजिशनिंग है, उस टेक ऑफ कैसे हो हमारा एरोप्लेन, उस टेक ऑफ को इजी करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। सारा खेल मनोविज्ञान का है। कल्चराइजेशन पे बहुत सारे अपने चर्चाएं हुई हैं अभी पिछले सत्रों में। ये जो कल्चरल हेजीमनी है, जो सांस्कृतिक वर्चस्ववाद है, इस पे आप कैसे इसका कंट्रोल और नियंत्रण अपने हाथ में ले, उसकी दिशा में पुरोहित मिशन है। इसमें जुड़े हुए लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं, और वो जो बातें करते हैं उन सब चीजों को तो समझने के बाद इस तरफ आए हैं, मनोविज्ञान की तरफ आए हैं। एक बार एकदम रॉ लॉजिकल बात करता है, तार्किक बात करता है, वो भी वर्ग ठीक है अपनी जगह। तो हमें कहीं ना कहीं सभी धड़ों को मिल के साथ काम करना है। जिनको वो चीज समझ में आती है उसमें रहें, प्रयास करें। वो स्वयं प्रयास करके देख रहे होंगे कि इतना मेहनत प्रयास करने के बाद भी जनता जो होती है, जो मासेज होते हैं, वो शायद कहीं ना कहीं उसमें सवार नहीं हो पा रही है। तो एक दूसरा धड़ा भी पैरेलल वर्ग है जिनको इस पे प्रयास करना चाहिए। ये कहना चाहता हूँ। राहुल सर, आपके तो हो गए ना, मतलब आपका भी एंड डेज था? नहीं, मैं कुछ कहना चाहता था। जी सर, हाँ, संक्षिप्त में रखें, फिर समापन की ओर जाएंगे। जी सर, मैं अपना यही बात कहना चाहता था वकील साहब से, नंदकिशोर बाबू से, कि जब हम लोग कह देते हैं कि लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं, तो कह के पल्ला झाड़ने भर से ऐसा नहीं है कि रियली लोग गुलाम हैं या गुलाम बनना चाहते हैं। मतलब कल्चरल हेजीमोनी का एक रोल है, एक भूमिका है, पर लोग बुद्धिमान हैं। अगर उनके पास विकल्प रहे तो वे स्वयं से निर्णय ले सकते हैं अपने पक्ष में। अब कई बार आपने देखा होगा कि जो संपन्न जातियां हैं, जैसे राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण वगैरह, तो वो जब अपनी शादी विवाह करते थे, बहुत धूमधाम से करते थे, तो उनके देखा देखी मेरे क्षेत्र में, बिहार में, कुर्मियों ने भी धूमधाम से शादियां करनी शुरू की, क्योंकि उससे हीन भावना आती है। और ये इतना ये सर्वव्यापी है कि आप पाएंगे कि जैसे एक पैरेलल उदाहरण देता हूँ। जब लोगों का वेतन बहुत कम था, इवन IAS अधिकारियों का भी वेतन कम था, तो ये समस्या आई थी भारत सरकार के सामने कि भाई जब हमारे यहाँ कोई उद्योगपति आता है कार में बैठ के, और हमारे पास छोटा सा ऑफिस रहता है, हम लोग साधारण गाड़ियों से आते हैं, और वो बहुत ही ये से आता है, तो फिर हमको दबना पड़ता है। तो वेतन आयोग का जो सक्सेसिव वेतन आयोग का जो सैलरी बढ़ने का उपक्रम हुआ, वो इसी के कारण हुआ था। तो यह बात समझना है कि जब हम जातिगत रूप से दबना नहीं चाहते हैं, तो लोगों के मन में रहता है कि हम भी वैसा करें। मेरे सामने एक भूमिहार, मेरे मोहल्ले में ही एक भूमिहार की शादी, लड़के की शादी बहुत धूमधाम से हुई, और एक कुर्मी की शादी जो है बहुत कम धूमधाम से हुई। तो उन्होंने कुर्मी ने अपना पैसा बचाया होगा, भूमिहार ने खर्चा किया होगा, लेकिन बाकी लोग कैसे उनको लेते हैं?
तो बाकी लोग ये लेते हैं कि जो भूमिहार है काफ़ी स्थापित है, नेटवर्क है उसके पास, संपन्न है, और इस तरह से उसके बारे में लोग सोचते हैं, जबकि कुर्मी के बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब ये भावना लोगों के मन में आती है और अगली बार वे अपने बच्चे बच्चियों का विवाह करेंगे तो वे लोग कोशिश करेंगे कि वो भी दिखाएं। ये स्वाभाविक चीज़ है। तो मैं खाली यह कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को कहीं से भी यह कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है कि शादियों में खर्चा ना करें, आप दिन में करें, रात में करें। इसके बजाय हम उनकी बुद्धिमत्ता पर, लोगों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास करें और हम ये करें कि अपने संस्कारकों के माध्यम से, हमारे संस्कारकों को हम प्रशिक्षण दें के माध्यम से हम उनको तरह तरह के विकल्प दिखाएं कि भाई ये भी सही है और ये भी सही है। आप न खर्चा करें, इतने में करें, आप कोर्ट मैरिज करवाएं, आप आर्य समाजी करवाएं, अनेकों तरह के उपाय उनके सामने सुझाएं और वे अपने बुद्धिमत्ता से स्वयं चुनें। ये रास्ता मुझे लगता है ज़्यादा सही है। जी, मैं इतना ही कहना चाहता। के सर, आप इस संबंध में मेरी पत्नी प्रिया कुमारी से जब मैंने बातचीत की तो उनका कहना था कि क्या शादियां वगैरह भी जिंदगी में ये जो मौके होते हैं ये बार बार आते हैं क्या, कि जो इसमें भी हाथ जांच कर चला जाए। हाल ही में सतना मध्य प्रदेश के मिशन के साथी अरविंद कुमार सिंह ने भी अपना अनुभव शेयर किया। उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी की और कपड़ों की खरीदारी के समय वे परिवार के साथ गए हुए थे। तो वहाँ पे बड़े बेटे ने तो नहीं, जिसकी शादी हो रही थी, लेकिन छोटे बेटे ने यह बात रखी जब शेरवानी खरीदने की बात हो रही थी। वे चाहते थे, दोनों बेटे चाहते थे कि शेरवानी खरीदा जाए शादी विवाह के लिए। तो जब बात उठी तो अरविंद जी ने मना किया, कहा कि भाई एक ही बार तो शेरवानी पहनेंगे, इसके बाद रख देंगे और इतना शेरवानी का पैसा लगता है, क्यों खर्च किया जाए। तो जो छोटा बेटा है उसने भी यही दलील दी कि क्या ये जिंदगी में ऐसे मौके बार बार आते हैं, क्या बता सकते हैं कि ऐसे दलील को क्या कहते हैं और इसका स्रोत क्या है, कमेंट में बताएं। घोड़िया के राम कुमार जी से बातचीत हुई, जो रोहतास बिहार में ही है, रोहतास जिला में। वे काफ़ी विवेकवान और समझदार व्यक्ति हैं और उनकी हाल ही में माँ का देहांत हुआ, जिसमें उन लोगों ने काफ़ी खर्चा किया। पारंपरिक तरीके से उन्होंने सामाजिक काम संपन्न कराया। हालांकि इसके निर्णय में उनका कोई हाथ नहीं था, पर जो अनुभव उन्होंने शेयर किया वो मैं आपको बताता हूँ। उनका कहना है कि समाज बदल रहा है, ऐसा नहीं समाज नहीं बदल रहा है। उनका कहना था कि आज से 30-40 साल पहले, जब उसके पहले तक मतलब लड़की या लड़का पक्ष जो है तिलक में भी खिलाता था, आपके हल्दी माड़ों में भी खिलाता था, शादियों में भी खिलाता था, यानी 3-4 बार खिलाना पड़ता था लड़की पक्ष को भी और लड़का पक्ष को। पर 30-40 साल के अंदर लोगों ने केवल तिलक और शादी में ही खिलाना शुरू किया। तो देहातों में लोग गुस्सा होते थे और उनका गुस्सा जायज़ भी था, क्योंकि ये जो आर्थिक परिदृश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें एक समस्या है कि भाई चूंकि आर्थिक कमजोरी है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो दूसरों के यहाँ खाना अपने यहाँ एक दिन का खाने का, एक टाइम के खाने का बचत है, इसको ऐसे समझा जाता है। तो वहाँ पे स्पष्ट है कि लोग ऐसे सोचेंगे कि भाई तुम तो दूसरों में खाते हो, लेकिन जब अपनी बारी आती है तुम हटियाने की कोशिश कर रहे हो, तो लोगों में गुस्सा आता था। ये जायज है, पर धीरे धीरे ये स्वीकार्य हो गया। और यही नहीं, इस 30-40 सालों के दौरान यह भी हुआ कि अब लोग सारा पूरा विवाहिक कार्यक्रम, तिलक, हल्दी, माणो, विवाह, सारा का सारा सब एक दिन में कर देते हैं और जो खाने का खर्च आता है वो दोनों पक्ष, लड़का और लड़की दोनों पक्ष आपस में बांट भी लेते हैं। आपको यहाँ पर लग सकता है कि फालतू के खर्चे में खिलाने का खर्चा शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है, यह कम ही है, दिखावे में ज़्यादा है, दिखावे में ये जो खर्चा है यह ज़्यादा है। पर बात यहाँ यह हो रही थी कि समाज में लोग एडजस्ट कर रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे मेरा यह सवाल है कि क्या खाने में जो खर्च होता है वही फिजूल खर्ची है? इसी से संबंधित एक और सवाल है कि क्यों हम लोग खाने के खर्चे को सबसे पहले खर्च के रूप में देखते हैं। मैं यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि किसी व्यक्ति पर जब आर्थिक तंगी आती है तो सबसे पहले वह किस चीज पर लगाम लगाता है?
तो खाने पर आप नोटिस कीजिएगा, आपके साथ भी ऐसी समस्या आ सकती है स्टूडेंट लाइफ में या कभी भी। सबसे पहले खाने पीने की चीज़ों पर आप लगाम लगाएंगे, क्योंकि अन्य चीज़ों पर भी लगाम लगाया जा सकता है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ऐसा क्यों है, और वही मनोभावना शादी विवाह के दौरान भी जब ये बातचीत हो रहा है तो लोग यही कर रहे हैं, खाने का खर्चा। एक और दूसरा कि क्या आप बता सकते हैं कि एक ही दिन में सारा वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराने वाले कौन लोग हैं? इस ट्रेंड को शुरू करने वाले कौन लोग हैं? उत्तर कमेंट्स में बताइए। आगे दादा गुरु उपेंद्र सिंह से भी बात हुई, जो पटना के हैं और रहते रांची में हैं। उनका कहना था कि राहुल जी, क्या कोई भी अपने लड़की को ऐसे घर में देना पसंद करेगा जहां पे भविष्य में लड़की को फिर बाप के सामने बार बार हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, यानी बेहतर वर्ग खोजने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए लोग खेत बेचकर, गहना बेचकर, कर्जा लेकर या जैसे भी हो कोशिश करते हैं कि बेहतर वर्ग चुना जाए। यहाँ अब आपको दूसरे प्रकार का खर्च नजर आना चाहिए, तिलक दहेज का खर्च। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि शादियों में फिजूल खर्ची का खर्च, और ये दूसरे प्रकार का खर्च है। क्या आपको इन दोनों खर्चों में कॉज इफेक्ट नजर आता है? आप जानते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों का सामाजिक आर्थिक स्तर जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो क्या उसी हिसाब से बेहतर वर्ग का मतलब ही बदल जाता है, या फिर बेहतर वर्ग का एक मतलब है, प्लेन सबके लिए प्लेन मतलब है कि जो जीवन यापन व्यवस्था कर सके? इसके उत्तर पर निर्भर करता है कि आप मूल प्रश्न को, जो मैंने शुरू में किया था, उस प्रश्न के प्रति कितना गहराई में आपने सोचा है। कृपया इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट्स में बताइए। इसके आगे दादा गुरु ने एक उदाहरण और भी दिया, जहां पे पटना के ही आसपास ग्रामीण क्षेत्र के किसी गृहस्थ परिवार में, जिनके पास मात्र 4 कट्ठा जमीन थी। अब सोचिए, कोई व्यक्ति 4 कट्ठा जमीन में, और उनकी कोई नौकरी भी नहीं थी, 4 कट्ठा जमीन में उनको शादी करना था अपने बेटी का। एक बेटा और एक बेटी थी। पिताजी कर्जा लेने की सोच रहे थे, तो बेटे ने स्वयं आगे बढ़कर यह प्रस्ताव रखा कि पिताजी, बेटी का भी, बहन का भी हिस्सा है, और उसके हिस्से से ही उसके हिस्से को बेचकर उसकी शादी संपन्न कर दी जाए। वैसे तो सामाजिक और कानूनी रूप से भी लड़की का हिस्सा भी पिता में होता है, लेकिन क्या समाज में पिता शादी करते समय लड़की का हिस्सा देते हैं अलग से? अगर मान लीजिए कि फिजूल खर्ची रोक दिया जाए, तिलक दहेज भी रोक दिया जाए, तो क्या पिता लड़की का हिस्सा देते हैं? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? उत्तर कमेंट्स में। मुंबई के जनार्दन पटेल का कहना है कि इंसान के ज्यादातर कार्य निम्नलिखित मनोभावों से संचालित होते हैं। लालच, खर्च करके भी सम्मान पाने का लालच, भय, तिरस्कार, निंदा, कंजूस कहलाने का भय, तीसरा परंपरा का चलन। शादी, मरनी, धार्मिक कार्यक्रमों में आपके खर्च करने को कितने लोग और कब तक याद रखते हैं? कुछ लोग परंपरा का पालन अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं, चाहे भले इसके लिए अगले 10-20 वर्षों के लिए आर्थिक गड्ढे में गिरना पड़े। परंपरा पालन नहीं करने पर तिरस्कार, निंदा आदि का भय कैसे मन में आता है? कृपया उत्तर कमेंट में दें। सतना के अरविंद सिंह का कहना है कि ऐसे मौके लोगों से अपने संबंधों को प्रकट करने का, अभी मैंने अरविंद जी का नाम लिया था, तो उनका कुछ और आगे भी कहना है। उनका यह भी कहना है कि ऐसे मौके लोगों से अपने संबंधों को प्रकट करने का अवसर मिलता है ऐसे मौकों पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो नेटवर्क बना हुआ है किसी व्यक्ति का, जो संबंध बना हुआ है समाज में, उन संबंधों को इन अवसरों के माध्यम से वे प्रगाढ़ करते हैं, और इसमें वे व्यक्तिगत लाभ अवसर खोजते हैं। उनकी व्यक्तिगत सामाजिक पूंजी में मदद कर सकता है, जिससे उन्हें जीवन यापन संबंधित अवसरों में लाभ मिल सकता है। पटना के आचार्य प्रवर निरंजन जी का मानना है कि धन का अत्यधिक और जरूरत एवं क्षमता से ज्यादा का प्रदर्शन मानवीय सहज प्रवृत्ति कभी नहीं हो सकती है, बल्कि यह समाज में बन गए पैटर्न का मांग या दबाव है।
जो समाज में पैटर्न बन गया है खर्चा करने का, तरह तरह का खर्चा करने का, उसका दबाव है, जिसके चलते लोग मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी नई पीढ़ी आते जाती हैं और वे उस दबाव को महसूस करती हैं और खर्चा करते जाती हैं। सामाजिक पैटर्नों में एक जड़ता होती है जो बहुत धीरे धीरे बदलती है। लेकिन यहाँ पे एक नोटिस कीजिएगा कि जनार्दन पटेल जी ने भी परंपरा पालन की बात की थी, लेकिन उनके परंपरा पालन के बाद में स्वेच्छा छिपी हुई थी, जबकि निरंजन सिन्हा सर के जब वो कह रहे हैं कि परंपरा का पालन या सामाजिक पैटर्न, तो इसमें जो परंपरा का पालन है इसमें मांग या दबाव छुपा हुआ है, इसके पीछे मांग या दबाव है। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि समाज किन तरीकों से इस प्रकार की मांगे या दबाव बनाता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग स्वयं से दबाव महसूस करते हैं जो भय के ही श्रेणी में आता है। कृपया उत्तर कमेंट बॉक्स में। हालांकि पीछे वीडियो में आपने नागपुर के इंजीनियर प्रदीप पटेल जी का बयान सुना, लेकिन फिर उन्होंने लिखित में भी आगे भी कुछ कहा। पिछला कुछ अंश भी उन्होंने लिया हुआ है। नागपुर के इंजीनियर प्रदीप पटेल का मानना है कि शादी विवाह मरनी में धन खर्च करने की क्षमता व्यक्ति की सामाजिक सापेक्षता में उसकी ताकत का एक पैमाना है। यानी वहां पे जो व्यक्ति हैं अपना ताकत प्रदर्शन भी करते हैं कि हमें यह सामर्थ्य है। बेसिकली वो व्यक्तिगत सामाजिक पूंजी बढ़ाने का एक तरीका देखते हैं। साथ ही इसमें वह सामाजिक स्वीकृति भी ढूंढता है, जिसको सोशल कंप्लायंस कहते हैं प्रदीप जी। तो ये सामाजिक स्वीकृति भी एक बहुत बड़ी चीज है। लोगों को लगता है कि लोग समाज स्वीकार करे कि मैं ऐसा हूं। हर वर्ग का मनुष्य, चाहे उसका सामाजिक आर्थिक स्तर जो भी हो, अपने ज्ञान के स्तर और आसपास की शक्तियों के समग्र प्रभाव के अनुसार अपने नैसर्गिक आचरण के अनुसार चलायमान होता है। यहाँ पे प्रदीप जी यह कह रहे हैं कि किसी भी जाति में, किसी भी समूह में हर स्तर के लोग हैं, सामाजिक आर्थिक स्तर के लोग हैं, और उनका अपना बुद्धिमत्ता का स्तर है। लेकिन केवल अपने बुद्धिमत्ता के स्तर से ही प्रभावित न होकर, बल्कि जो बाहरी शक्तियां उससे भी प्रभावित होकर लोग निर्णय लेते हैं। लोगों के लिए सामाजिक स्वीकृति क्यों महत्वपूर्ण है, कृपया कमेंट्स में बताएं। आगे रांची के आर्य समाजी पुरोहित सूर्यदेव चौधरी, जो अभी हाल में अपनी बेटी की शादी किए हैं और उन्होंने काफी अच्छा वर्ड ढूंढा है, जिसके लिए उनको काफी खर्चा भी तिलक दहेज के रूप में करना पड़ा है। उनसे बातचीत करने पर पता चला कि उनका कहना है कि समय के साथ सामंजस्य करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, मजबूरी है। यह गलत है, लेकिन क्या किया जा सकता है। समाज के साथ सामंजस्य नहीं बनाने पर भविष्य में बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए बेटा बेटी की शादी करना हो, या कोई मर गया अपने ये में, तो लोग शामिल नहीं होंगे। इस तरह की बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरा प्रश्न यह है कि बाकी लोग क्यों इस तरह की दिक्कतें पैदा करते हैं। आगे सासाराम के श्रीकांत स्वामी, जो अपने बेटी के लिए लड़का खोज रहे हैं, उनका कहना है कि यदि तिलक देंगे तो गहना धूमधाम खोजेंगे ही। यानी लड़की पक्ष जो है, यदि लड़का पक्ष को तिलक दहेज देगा, मान लीजिए कि 5 लाख 10 लाख देगा, तो खोजेगा ही। अगर लड़का पक्ष कोशिश करे कि नहीं, तिलक दहेज भी ले लिए और खर्चा भी ना करें, तो लड़की पक्ष यह कभी स्वीकार नहीं करेगा। उनका कहना है। शादी में प्रदर्शन को लोग सोशल स्टेटस से जोड़ते हैं। हालांकि यह चीज हम लोगों ने अन्य जो वक्ता या दूसरे लोग हैं उनसे भी हमने यही सुना कि सोशल स्टेटस से भी लोग इसको जोड़ के देखते हैं। और यहाँ पे मूल सवाल यह है कि क्या लड़की पक्ष का लड़का पक्ष पर दबाव बनाना कि भाई आपने तिलक दहेज लिया है तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, यह उचित है? कृपया कमेंट्स में बताएं।